स्टूडेंट्स, ये मेरा 17th लेक्चर है आपके यूनिट पहले का, जिसका नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। और आज मैं आपसे मूल कंसेप्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। जो मूल कॉन्सेप्ट है इसकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं। अब मैं इसको सॉल्यूशंस में कैसे हम यूज करते हैं वहां अप्लाई करवाना सिखा रहा हूं। सॉल्यूशन एक चैप्टर है जो +2 में भी आता है, उसमें भी ये बात प्रॉपरली रिवाइज होती है। आप इस टॉपिक को सीखने के लिए मेरा +2 का जो पहला चैप्टर सॉल्यूशंस है उसका पहला और दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। तो +2 क्लास का पहला चैप्टर सॉल्यूशंस के जो 2 पहले लेक्चर्स हैं वो मैंने यहाँ चैनल में डाले हैं, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, तब भी आपको प्रॉपर एनालिसिस इसका हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कि सॉल्यूशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का, जो कि नॉन रिएक्टिंग है। क्लियर? So solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 non-reacting components whose composition can be varied within a certain limits। क्योंकि मैं इसको मिक्सचर कह रहा हूं, तो आपको यहां मिक्सचर को अच्छी तरह से समझना है भाई, जिसमें कंपोनेंट की प्रोपोर्शन हम बदल सकते हैं। जैसे पानी में शुगर डाली तो सॉल्यूशन बन गया, 2 कंपोनेंट्स हो गए। नमक डाल दिया तो 3 कंपोनेंट हो गए। ओके, अब इसमें मैं नमक और शुगर और वाटर, किसी की भी कॉम्पोजिशन बदल सकता हूं, इसीलिए इसको हम मिक्सचर का नाम देते हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में पड़ा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ऑब्वियसली इसमें वाटर सॉल्वेंट है। एंड सॉल्यूट क्या है, जो अभी एग्जांपल दिया उसमें नमक और चीनी हमारे सॉल्यूट्स हैं। सो कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और विच आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो हर टर्म को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमें पता चल गया। जैसे एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड बोलते हैं। ओके, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब सवाल यह है कि अब मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, ये मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी कम है। तो इसके लिए हमें कुछ साइंटिफिक मेथड बनाना पड़ेगा ताकि हम बतला सकें कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, कौन सा कंसंट्रेटेड नहीं है। दूध घर में आता है, हम कैसे पता करें कि गाढ़ा दूध है या पतला, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलें। तो उसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। जैसे सॉल्यूशन के लिए सबसे सिंपल पहली टर्मिनोलॉजी है मोलैरिटी। ये एक वे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का। मोलैरिटी जैसे नाम रिप्रेजेंट करता है, molarity means number of moles of solute dissolved per liter of solution। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से, कि सोल्यूट के कितने मोल्स हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। तो आप देख सकते हैं वेट ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स बन जाते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो या तो मैं सीधा वॉल्यूम लीटर में ले लूं, या जो ml में वॉल्यूम है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। राइट, वो 1000 मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये मोलैरिटी बन गया। तो इसमें कुछ याद करने वाला है, कुछ भी नहीं है। मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब आपके पास कोई सोल्यूशन है, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है। आप
आपके पास 500 ml सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो उसकी मोलैरिटी पता करनी है, कीजिए। तो मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं हम? m से किसके इक्वल है? गिवन मास, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। 20 ग्राम दिया है, NaOH। ओके, आप खुद अब प्रैक्टिस करिए, कितना मोलिकुलर मास होगा इसका? 23, हाइड्रोजन 1 24 और 16 40। ओके, इंटू 1000, कितना वॉल्यूम लिया मैंने? 500 ml। 500 ml का क्या मतलब हो गया? हाफ लीटर हो गया ना। और उस हाफ लीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 500 ml है डिवाइडेड बाय 1000। ओके, वो 1000 ऊपर चला गया, इसीलिए वॉल्यूम ml में आ गया। तो आप देख सकते हैं ये कितना बन गया? 1/2 इंटू 2 मीन्स ये मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए हम मोलैरिटी टर्म यूज करते हैं। और रिमेंबर, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं, अब जो वॉल्यूम है वो तो टेम्परेचर के साथ बदलता है ना। वॉल्यूम विल एक्सपैंड विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, विद राइज ऑफ टेम्परेचर। ओके, इसीलिए ये जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन जो हमने मेजर की है, इसके लिए बतलाना जरूरी होगा कि हमने किस टेम्परेचर पे ये मेजर की है। ओके, और ये टेम्परेचर के साथ बदलेगी। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। व्हाट इज दिस? उसको थोड़ा सा बदल दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे मोलैलिटी के केस में। मोलैलिटी में क्या है? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब देखिए, वॉल्यूम नहीं ले रहे, भार ले रहे हैं। चलिए, आपके पास एक सॉल्यूशन है, कंटेनर में है। अगर मैं इसको गर्म भी करूंगा, वॉल्यूम तो बदलेगा, भार बदलेगा क्या? नो, कंटेनर बंद है, भार कैसे बदल सकता है? तो इसका मतलब टेम्परेचर का मोलैलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं है। सो मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एंड क्या है ये? वेट ऑफ सोल्यूट ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या बन गया? मोल्स बन गया ना, इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहां मैंने ग्राम्स में लिखा है, ये 1000 नीचे लिख दूं तो किलोग्राम बन गया ना। तो फॉर्मूले में 1000 ऊपर लिख दिया, इसीलिए वेट ग्राम्स में आपको लिखना होगा। इसको मोलैलिटी कहते हैं। तो आपने दो टर्म्स कंसिडर की हैं, एक मोलैरिटी, दूसरा मोलैलिटी। वो कैपिटल M डिफरेंशिएट करने के लिए, ये स्मॉल m, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं है। अब जैसे मेरा पीछे वाला सम था कि आपके पास 20 ग्राम NaOH है 500 ml सोल्यूशन में। ओके, तो आपने मोलैरिटी निकालना है, निकाल लिया। अब थोड़ा लिंक करने की कोशिश कीजिए, ये मोलैरिटी थी, वो मोलैलिटी है। ये तो वही चीज हो गया ना, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, यहां मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, समझ रहे हैं ना? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे यहां सॉल्वेंट का भार चाहिए। तो सॉल्वेंट का भार कैसे आएगा? अगर मैं सॉल्यूशन के भार में से सॉल्यूट का भार निकाल दूं, ओके, तो मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए मुझे सॉल्यूशन का डेंसिटी पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो पीछे वाला सम था उसमें मैंने आपको 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml सॉल्यूशन में दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा,
तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। जब आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन मिल गया, उसमें से वेट ऑफ सोल्यूट माइनस कर दूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अभी सब पीछे वाले की बात कर रहा हूं, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, ठीक है ना, वो तो सॉल्यूट है। तो उसको इसमें से सोल्यूशन में से माइनस कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो अब आप इसका मतलब मोलैरिटी से मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, पर एक बात याद रहे, मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जरूर पता होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, और कुछ भी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इसी तरह हम थर्ड टर्म यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute dissolved per liter of solution. I repeat, number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. अब ये टर्म अगर तो आप याद करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इसको समझे कैसे? अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ में आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? किसी भी सब्सटेंस का, सॉल्यूट का जितना वेट दिया है उसको उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दीजिए। सो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास, दैट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, अब सवाल फिर खड़ा हो गया, इक्विवेलेंट मास क्या है? अब इक्वी का मतलब होता है सेम, वेलेंट मीन्स वेलेंसी। तो इसको हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से मुझे अच्छी तरह से सुनने से आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी। तो इसको अभी जितनी ज़रूरत है उतना बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एसिड है, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड डिवाइडेड बाय जितने उसके H पॉजिटिव रिप्लेस किए जा सकते हैं, निकल सकते हैं, उसको हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। जैसे HCl है, HCl में क्या है? एक H पॉजिटिव रिप्लेसेबल है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H पॉजिटिव रिप्लेसेबल है? 2 H पॉजिटिव रिप्लेसेबल, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, ठीक है। और basicity is the number of displaceable H positive in one molecule of acid. कौन सा एसिड? मिनरल एसिड, जिसमें H पॉजिटिव होता है, वो वैसे थोड़ी ना निकाल सकते हैं आप। ओके, तो ये अब धीरे धीरे सीखेंगे हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। इसी तरह इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय इट्स कितने उसके रिप्लेसेबल OH नेगेटिव है। जितने OH नेगेटिव रिप्लेसेबल हैं उसको हम उसकी एसिडिटी कहते हैं। ओके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, तो इसमें कितने OH नेगेटिव रिप्लेसेबल हैं? 1 NaOH। ये मैं जो ये वाला केस दे रहा था, तो इसमें एक OH नेगेटिव रिप्लेसेबल है, सो इसकी इस बेस की एसिडिटी क्या है? 1 है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये छोटी क्लास में 9th 10th में आता है, COH ट्वाइस, कितने हाइड्रोक्साइड रिप्लेसेबल है? 2। ओके, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई? 2। तो जितना उसका एक मॉलिक्यूल का मास मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस है, उसको उसकी वेलेंसी से डिवाइड कर देना, यहाँ क्या आ जाएगा? एसिडिटी आ जाएगी। ओके, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो आप बात समझ जाएंगे कि नॉर्मेलिटी हुई क्या? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये टर्म क्या बन गई? ये बन गई ग्राम इक्विवेलेंट। ये देखिए, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। ओके, अब जब ये पता चल गया ये ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय
वैलेंसी। इसकी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, इसके नीचे वैलेंसी लिख दीजिए, तो वो आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स बन गए। यहाँ भी आप देख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है एसिड का या बेस का डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। सो जो अब नेक्स्ट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मीन अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो वो किसका बना है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बना है ना। तो किसी एक कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय जितने टोटल कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स को आप ऐड कर दीजिए। तो इसका मतलब मान लीजिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता करना चाहता हूं, तो क्या होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? सो ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ओके, x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जहां पे n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो फ्रैक्शन मींस ए के पीछे कितना हिस्सा है मोल्स का, उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का बना है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट का नंबर बदल सकता है। अगर दो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है तो ये टर्नरी हो गया। अगर तीन सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, राइट, वो क्वाटर्नरी हो गया। तो किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या है? जितने उसके मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आप सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो x2 इज इक्वल टू n2। n2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ गया? जैसे आप टर्नरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, पानी, उसमें नमक डाला है, उसमें शुगर डाली है, टर्नरी सॉल्यूशन बन गया। तो आप तीनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसको और ओपन कर लीजिए, ये किसके इक्वल आ गई मोल फ्रैक्शन? n1 था, n1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? w1 by m1 डिवाइडेड बाय w1 by m1 प्लस w2 by m2। तो इसका मतलब आपको वेट गिवन होगा, वेट साथ में सोल्यूट कौन सा वो पता होगा, उससे आप मोल्स सोल्यूट के बना लेंगे। सॉल्वेंट पता होगा, उसका वेट पता होगा, उसके मोल निकाल लेंगे और वहां से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो इसको जैसे मर्जी आप सिंप्लीफाई कर लो। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, क्योंकि दोनों का सम 1 है। अगर इनके मैं रेशो लूं तो क्या होगा? जब मैं दोनों की रेशो लेता हूं तो ये n1 बाय n2 का रेशो आ गया। ठीक है, n1 क्या है? w1 बाय m1 इंटू m2 बाय w2। इज दैट क्लियर? तो हम यहां से भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थी मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेंथ। कितने ग्राम सोल्यूट एक लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, नंबर और वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। अच्छा, अभी मैंने आपको मोलैरिटी बतलाया है। मोलैरिटी क्या थी? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहते हैं, ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हम ml में ले रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसको सोचिएगा, ये मोलैरिटी है। और अगर मैं ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस साइड पे ले आया तो ये क्या बन गया? मोलैरिटी इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये किसके इक्वल हो गई? मास ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? स्ट्रेंथ बन गई। क्लियर होगी बात? तो स्ट्रेंथ इज मोलैरिटी
multiplied by gram molecular mass, which is equal to weight of solute dissolved per liter of solution. ओके इसी तरह से अगर आप नॉर्मेलिटी की बात करो तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है. अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या थे? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट. सो नॉर्मेलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ओके तो अब आप इक्विवेलेंट वेट को और कैसे लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. ओके तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है कि ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है और नॉर्मेलिटी इज मास ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी इनटू 1000 बाय वॉल्यूम. सी दिस. तो यहां आपको क्या नजर आएगा? देखिए ये वैलेंसी है, इसको मैंने यहां लिख दिया. तो ये जो टर्म है आपकी यही है. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी. ठीक है ना. तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी. ये रिलेशन हो गया नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का. तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए. ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स में डिफरेंस क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ओवर इक्विवेलेंट मास है एंड मोल्स वेट ओवर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. ओके बस यही डिफरेंस है. और इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है. ओके तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने. ये इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट है, इसकी जगह हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाय ए लिख देते हैं. मेरे कहने का मतलब ये इक्विवेलेंट मास, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं. इसका मतलब ये आपकी जो रेशो है ये वाली, ये मोल्स बन गए राइट. ये मोल्स है, ये वैलेंसी है. तो ये टर्म ऊपर आ गई तो ये वैलेंसी इनटू मोलैरिटी बन गई. तो अगर हम किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं और उसके सोल्यूट की वैलेंसी पता है तो उसकी नॉर्मेलिटी सीधी निकल आई. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी. अच्छा चलिए तो नॉर्मेलिटी क्या बतलाया था? ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर. ओके ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट ओवर इक्विवेलेंट मास था. अब अगर मैं वो इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी की साइड पे ले आऊं, ओके तो इधर क्या बच गया? वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो वो क्या बन गई आपकी? फिर से स्ट्रेंथ बन गई. तो स्ट्रेंथ इज नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास. तो आप स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों से निकाल सकते हैं. ओके अगर इक्विवेलेंट मास से निकाल रहे हैं तो आपको नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई करना है. अगर मॉलिक्यूलर मास से निकाल रहे हैं तो मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज स्ट्रेंथ राइट. अब मेरी नेक्स्ट टर्म है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज, मास 100 ग्राम सॉल्यूशन के पीछे. तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये आपकी मास परसेंटेज बन गई. ठीक है. तो अगर मान लीजिए मेरे पास सोडियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन बाय मास है तो ये क्या मतलब होगा इसका? कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम सोल्यूशन में पड़ा है. तो 100 ग्राम सोल्यूशन को सोचिए क्या मतलब हो गया? उसमें 10 ग्राम तो NaCl है तो 10 ग्राम NaCl प्लस 90 ग्राम सॉल्वेंट है. तभी 100 ग्राम बना ना. तो 90 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम NaCl. ओके अब वॉल्यूम परसेंटेज भी हो सकता है. वॉल्यूम परसेंटेज अगर सोल्यूट लिक्विड है, मान लीजिए इथेनॉल है, ओके 10% इथेनॉल है बाय वॉल्यूम, तो आप कैसे कहेंगे? 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम मींस शाबाश
10 ml ethanol dissolved in 90 ml of water, अगर ये aqueous solution है, so 10 ml ethanol है, 90 ml water है, तभी 100 ml बना. So 10% ethanol means 10 ग्राम ethanol per 100 ml of solution. अगर ये by volume है, तो by volume के लिए हम टर्म यूज करते हैं V by V. ओके, सो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं. पहली टर्म है W by W, वेट परसेंटेज हो गई, ये W by W परसेंट हो गया. ओके, जिसको हम वेट परसेंटेज कहते हैं. दूसरी टर्म आ गई V by V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ये टर्म हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट लिक्विड है. कोई लिक्विड के लिए वॉल्यूम परसेंटेज दिया तो ये V by V हो जाएगा. ओके, और अगर किसी लिक्विड के लिए वेट परसेंटेज दिया तो वो वैसे ही होगा W by W. कोई मेरे पास 10% इथेनॉल बाई मास है, चाहे इथेनॉल लिक्विड है, उसका स्टेट लिक्विड है, तो 10% इथेनॉल बाई मास का क्या मीनिंग होगा? 10 ग्राम इथेनॉल 100 ग्राम सोल्यूशन में पड़ा है. ओके, W by W मास परसेंटेज, V by V वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, और अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉलिड है, जैसे NaCl है, मेरे पास 10% NaCl सॉल्यूशन है बाय वॉल्यूम, आप कैसे लिखेंगे? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व है या पड़ा है किसमें? 100 ml सोल्यूशन. तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है W by V परसेंट. ओके, सो वेरी सिंपल. मास परसेंटेज कोई प्रॉब्लम नहीं, W by W. वॉल्यूम परसेंटेज V by V. ओके, अगर वो लिक्विड है तो V by V, राइट. और अगर हमारे पास सोल्यूट सॉलिड है, उसका वॉल्यूम परसेंटेज देखना है. सोल्यूट सॉलिड है, जैसे NaCl दिया, 10% NaCl बाय वॉल्यूम मींस 10 ग्राम NaCl 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व है.